बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा चैप्टर नंबर 4 में हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल फील्ड से मुतल्लिक़ पढ़ना है, कंजर्वेटिव फील्ड से मुतल्लिक़ पढ़ना है और उसके डिफरेंट टेस्ट, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि कौन सी फील्ड कंजर्वेटिव हो सकती है और कौन सी फील्ड ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि टॉपिक हमारा है वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन इसमें एक छोटी सी टर्म आएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज़ है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ये है कि जस्ट लाइक दिस डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द ये एक मैंने लाइन शो की है रेड कलर की। ये बेसिकली वो एक रीजन है, वो इलाका है जिसमें किसी भी बॉडी को मगर कहीं भी रखते हैं तो इस ज़मीन की फील्ड का फोर्स उसके ऊपर फील होता है, यानी फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन दिस बॉडी, बॉडी के ऊपर एक फोर्स इफेक्ट करती है। इस इलाके को, इस रीजन को जिसमें अर्थ की फील्ड को फील किया जा सकता है, उस इलाके या रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तब डेफिनेशन में लिखा है द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड, क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमारा पहला कंसेप्ट था ग्रेविटेशनल फील्ड से। आगे हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव होती है या नॉन कंजर्वेटिव होगी। तो अब ज़रा समझना ये चाहिए कि कंजर्वेटिव फील्ड कैसे पता चलता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड को टेस्ट करने के लिए दो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जिनको हम टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के नाम से पुकारते हैं। टेस्ट 1 में डेफिनेशन नंबर 1 ये है, द फील्ड इन विच द वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। यानी एक ऐसी फील्ड जिसमें अगर वर्क किया जाए और वर्क रास्ते पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट पाया जाए, तो फिर ऐसी फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये अर्थ है, ये इसकी फील्ड है, इसके अंदर 3 पाथ हैं मेरे पास। हम जब ए से बी तक जाना चाहते हैं, ए से हम डी पे आएँ, डी से बी पे जाएँ, एक पाथ हमारा है। ए से सीधा बी पे चले जाएं, ए से सी और सी से बी पे आएँ, ये तीसरा पाथ है। अगर हम इधर से जाएं तो हमारा वर्क फ़र्ज़ करें 10 जॉल है, इधर भी कितना होगा 10 जॉल, इधर भी कितना होगा 10 जॉल। इसका मतलब वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर ऐसी फील्ड को कौन सी फील्ड को मानेंगे, कंजर्वेटिव। ये हमारा टेस्ट नंबर क्या होगा, 1 है। टेस्ट नंबर 2 ये है, द फील्ड इन विच द वर्क डन अलॉन्ग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0। अगर किसी फील्ड में हम किसी क्लोज पाथ मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ए से बी डी पे आते हैं, डी से बी पे जाते हैं, बी से दोबारा ए पे वापस आ जाते हैं, ये हमारा क्लोज पाथ है। अगर इस क्लोज पाथ का टोटल वर्क 0 आ जाए तो फिर भी हम इस फील्ड को कौन सी फील्ड मानेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड मानेंगे। तो आज हम 2 कैलकुलेशन करेंगे, एक टेस्ट नंबर 1 के लिए और दूसरी टेस्ट नंबर क्या होगा 2 के लिए। जिसके लिए सामने एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि ये अर्थ है, इसके इर्द गिर्द ये जो कलर्स लाइन नज़र आ रही है रेड कलर की, ये बेसिकली एक फर्जी हमने ग्रेविटेशन फील्ड स्केच की है। इस फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स लिए, एक ए पॉइंट है, दूसरा कौन सा पॉइंट है, बी। ए से लेके बी तक मूव करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। हम ए से पहले डी पे जाएँ, डी से बी पे जाएँ, ये हमारा पाथ 1 है। अगर हम ए से सी पे जाएँ, सी से बी पे जाएँ, ये हमारा पाथ नंबर क्या है, 2 है। और एक हमारा जिग जैग पाथ है जो ए से कहाँ पे लेके जाता है, बी तक। सो इसमें जो हमारे पाथ हैं, थोड़ा उसके बारे में कैलकुलेशन समझ लें। जब हम ए से डी तक जाएँ तो इस फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट डी। अगर हम डी से बी तक जाएँ तो फासले को क्या कहेंगे, एच, यानी जो कि वर्टिकल हाइट है। इसी तरीके से ए को सी तक हम डी को क्या पढ़ेंगे, एच, और सी से बी तक हम क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी। यानी हॉरिजॉन्टल को डी से और वर्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। इसलिए यहाँ से ए डी के बराबर है, सी बी डी के बराबर है, और ये एच के बराबर है, और ये भी किसके बराबर है, एच के। जब इस बॉडी को हम ए से बी तक या बी से सी तक उठा के मूव करेंगे तो बॉडी के ऊपर अप्लाइड फोर्स किसके बराबर होगी, जितना बॉडी का क्या होगा, वेट होगा। और वेट का फार्मूला किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के, जो कि हम एम जी के बराबर लेते हैं। अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम टेस्ट नंबर 1 को चेक करना चाहते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ रास्तों पे वर्क करें तो क्या मुख्तलिफ रास्तों पे किए जाने वाला वर्क जो वैल्यूज़ है वो सेम आती हैं या डिफरेंट आती हैं, इस चीज़ को हम चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले हम पाथ नंबर 1 पे आते हैं, जो कि टेस्ट नंबर 1 से मुतल्लिक है। पाथ 1 ये है, ए से डी तक आना और डी से बी तक जाना। लिहाजा वर्क फ्राम ए टू बी इज इक्वल टू ए टू डी एंड डी प्लस क्या हुआ, बी। वर्क का फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह वेट डब्ल्यू और डिस्प्लेसमेंट की जगह ए डी,
W डॉट क्या होगा BD। अब AD किसके बराबर है D के, जो कि डॉट पर डॉट खत्म करेंगे तो कास कितनी डिग्री का होगा 90 का। वो जरा देखते हैं कैसे। जब हम लोग A से B तक हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा, मगर फोर्स टुवर्ड्स अर्थ होगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। क्योंकि याद रखना है कि हम फोर्स उतनी अप्लाई करते हैं जिसके ऊपर उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, लिहाजा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्टिकली डाउनवर्ड, और उसकी कीमत किसके बराबर है हमारे पास F = W, W = mg। लिहाजा D और फोर्स के दरमियान एंगल कितनी डिग्री का बनेगा 90 का। लिहाजा पहला रिजल्ट आपको यहाँ नजर आ रहा है, और ये रिजल्ट किस के बराबर हम प्रूव कर रहे हैं 0 के। इसी तरीके से W डॉट BD, जब हम BD की तरफ आते हैं तो ये वर्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड है। दोनों के दरमियान थीटा किस के बराबर है 180 के, और cos 180 की कीमत क्या होती है -1। इसलिए हम इसे पढ़ेंगे -WH या -mgh। ये इक्वेशन नंबर क्या तैयार हो जाएगी 1। ओके, ये कौन सा पाथ था, पाथ नंबर 1, जो इस रास्ते से यहाँ तक पहुँचता है। अब हम पाथ नंबर 2 लेते हैं, A से C और C से B, उसकी कैलकुलेशन ज़रा यहाँ देखते हैं। पाथ है A to B, A to C एंड देन C to B, सेम कंसेप्ट के मुताबिक W डॉट AC, W डॉट क्या होगा CB, W डॉट AC किसके बराबर है H, जो कि वर्टिकल फासला है A से C तक का, और C से B तक का जो कि हॉरिजॉन्टल है, हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं वर्टिकल में फिर एंगल कितनी डिग्री का होगा 180 का, और हॉरिजॉन्टल में एंगल कितनी डिग्री का होगा 90 का। cos 90 किसके बराबर होगा 0 के, cos 180 किसके बराबर होगा -1 के। इस कैलकुलेशन को मजीद यहाँ देखें, -mgh + 0 = क्या होगा -mgh। अगर हम गौर करें इक्वेशन नंबर 1, वो भी आंसर -mgh आया था, ये आंसर भी क्या आ रहा है -mgh। इसका मतलब अभी तक ये बात प्रूव हो चुकी है कि हमने 2 मुख्तलिफ रास्तों पे वर्क करके देखा है, दोनों में वर्क की मिकदार क्या हासिल होती है सेम। अभी भी तीसरा पाथ रहता है, पाथ नंबर 3, जो कि जिगजैग पाथ है। इसके बारे में ज़रा समझिएगा, क्योंकि ये पाथ जिगजैग है और वेरिएबल है, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको 1 से लेके n पार्ट्स में क्या कर लेते हैं डिवाइड, यानी टोटल हमने इसमें फ़र्ज़ करके कितने पार्ट्स हासिल कर लिए हैं 1 से लेके कितने पार्ट्स हो गए n। हर पार्ट में 2 कंपोनेंट है, ज़रा देखते हैं वो कैसे। यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल, यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। इसका हॉरिजॉन्टल अगर x है तो वर्टिकल y है, इसका x है तो वर्टिकल क्या है y है। x1 x2 x3, तो कितने x कंपोनेंट बनेंगे n x कंपोनेंट, और कितने y कंपोनेंट बनेंगे n y कंपोनेंट। लिहाजा मैंने मेंशन कर दिया द पाथ बिटवीन A एंड B इज डिवाइडेड इनटू n पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए n पार्ट्स। ईच पार्ट्स हैव 2 कंपोनेंट, हर पार्ट के 2 कंपोनेंट हैं, वन अलोंग x एक्सिस, अदर अलोंग क्या होगा y एक्सिस। इसलिए इसमें n x कंपोनेंट बनेंगे और n ही कौन से कंपोनेंट बनेंगे y। अच्छा, अब x कंपोनेंट जो हैं वो हॉरिजॉन्टल होंगे, और जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहे हैं उन दोनों में एंगल कितनी डिग्री का है 90 का। लिहाजा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहे बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, एंगल 90 की वजह से रिजल्ट उसका क्या होगा 0। इसलिए वर्क अलोंग ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू क्या होगा 0। इस वजह से मैंने यहाँ मेंशन किया कि वर्क अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 0, बिकॉज रीज़न क्या है, ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द फोर्स। जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं वो फोर्स के साथ परपेंडिकुलर हैं, और cos 90 किसके बराबर होता है 0 के। लिहाजा वर्क उसका किसके बराबर होगा 0 के। अब क्या बचा, सिर्फ इसके y कंपोनेंट बच गए। तो y कंपोनेंट सारे कैसे होंगे, वर्टिकल होंगे, और वर्टिकल में एंगल कितनी डिग्री का होता है 180 का। इस वजह से हम पहले किसी एक कंपोनेंट को हल करते हैं। मसलन पहला कंपोनेंट लेते हैं डेल्टा y1, तो लिहाजा W डेल्टा y1, W डेल्टा y1 cos 180। cos 180 कहाँ से लिया हमने, वर्टिकल से लिया। cos 180 की कीमत किसके बराबर है -1 के, क्योंकि यहाँ अगर वर्टिकल का 180 है तो यहाँ पे छोटा भी होगा वर्टिकल, तो एंगल कितना होगा 180। आंसर क्या है -mg डेल्टा y1। सिमिलरली W2 किसके बराबर होगा -mg डेल्टा y2। तीसरा क्या होगा -mg डेल्टा y3, n क्या होगा -mg डेल्टा yn। तो 1 से लेके n तक अगर टोटल वर्क को ऐड करें तो वर्क फ्रॉम A टू B आएगा। तो A से लेके B तक का वर्क कैसे काउंट करेंगे, W1 W2 W3 Wn, वैल्यूज पुट करें -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 -mg डेल्टा yn, -mg कॉमन लेंगे, डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा yn। ये बेटा जितने y कंपोनेंट हैं सबको अगर ऐड करेंगे ये टोटल हाइट के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे, हाइट। और ये जो हाइट है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो ये हमारा तीसरा आंसर भी क्या आता है -mgh। आप ज़रा देखेंगे कि हमारे 3 रिजल्ट जिसको मैंने सर्कल कर दिया रेड कलर के, ये और ये
इन तीनों में एक बात प्रूव हो रही है कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर 3 मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर वर्क किया, तीनों रास्तों के वर्क का आंसर क्या आता है? सेम। इससे हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वर्क इज़ द सेम इन द डिफरेंट पाथ बिटवीन द ए एंड क्या होगा? बी। इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क है वो किसी रास्ते के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये अर्थ की जो फील्ड है ये कौन सी फील्ड प्रूव होगी? कंजर्वेटिव फील्ड। और किस टेस्ट के मुताबिक? टेस्ट नंबर 1 डेफिनेशन नंबर 1 के मुताबिक। अब आते हैं टेस्ट नंबर 2, जो डेफिनेशन नंबर 2 है। ये हेडिंग देखिएगा, वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ। ये हमारा लास्ट वाला ऐसा है, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ। हम क्लोज पाथ अपने चॉइस का ले सकते हैं। आपका जी करे तो आप यहाँ से ए से डी, डी से बी, बी से सी और सी से ए पे आ जाएं। आप कर सकते हैं ए से डी, डी से बी और बी से ए। तो हम इस वक्त जो पाथ ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? ए से डी, डी से बी और बी से दोबारा क्या हुआ? ए। इसलिए मैं लिखा फ्रॉम ए टू ए मीन क्लोज पाथ, ए टू डी, डी टू बी एंड बी टू क्या हुआ? ए। अब इसमें ए टू डी, डब्ल्यू डॉट ए डी, इसके बाद डब्ल्यू डॉट बी डी, डब्ल्यू डॉट बी ए, बिल्कुल सेम जैसे वह पहले था वही कैलकुलेशन। डब्ल्यू डॉट ए डी, डब्ल्यू डॉट डी, डब्ल्यू डी, डब्ल्यू डॉट क्या होगा? एच। और बी ए जो कि याद रखना है ये है जिगजैग पाथ, लेकिन जिगजैग पाथ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है? 0। और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं? वर्टिकल। इसलिए मैंने डब्ल्यू डॉट क्या लिखा है? एच। तो इसमें एच से लिखा कि ये सिर्फ वर्टिकल यूज़ करता है और ये है ही वर्टिकल, इसमें डब्ल्यू एच आ गया और इसमें डब्ल्यू डॉट क्या होगा? डी। अब जिसमें डॉट डी है वो cos 90 है, एच वाले में cos 180 है, इसमें cos क्या होगा? तो ये बड़ी दिलचस्प बात है यहाँ पे कि जब हम ये कैलकुलेशन पढ़ रहे थे ए से बी की तरफ तो उसमें एंगल आता था 180 डिग्री। नज़र आ रहा है ये बात? क्योंकि उस वक्त हम वर्टिकली किधर मूव कर रहे थे? ऊपर की तरफ जा रहे थे। अगर हम ऊपर से बेटा नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे तो फिर हमारी मूवमेंट अलोंग द फील्ड होगी। इसमें ऐसा समझिए, मैं पॉइंटर ऊपर उठाऊं तो ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड है और पॉइंटर अपवर्ड जा रहा है। एंगल कितनी डिग्री का होगा? 180 का। अगर मैं पॉइंटर को नीचे लाना शुरू करूँ तो पॉइंटर की डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगी? डाउनवर्ड। तो फिर थीटा कितनी डिग्री का होगा? 0 का। ये नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। तो डब्ल्यू डॉट एच है मगर एंगल कितनी डिग्री का हो जाएगा? 0 का। बाकी सारी कैलकुलेशन आपकी वही रहेगी। अब देखिए cos 90 किसके बराबर होता है? 0 के। पहला ये किसके बराबर होगा? -1 के। ये किसके बराबर होगा? +1। ये है -mgh, ये +m, दोनों को कैंसिल कीजिएगा, रिजल्ट किसके बराबर होगा? 0 के। इससे ये बात प्रूव होगी कि वर्क अलोंग क्लोज पाथ इज 0। यानी हमारा क्लोज पाथ क्या था? हम ए से गए डी पे, डी से बी और बी से ए पे वापस आए। इस क्लोज पाथ के ऊपर हमारा वर्क क्या हुआ? 0। और जब किसी क्लोज पाथ पे वर्क 0 हो जाए तो वो फील्ड कौन सी फील्ड कहलाती है? कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने अपने 2 टेस्ट के जरिए ये बात प्रूव की कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो दोनों टेस्ट पे पूरी उतरती है और ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड कहलाती है? कंजर्वेटिव। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम दोनों टेस्ट से वेरीफाई करें, हम एक टेस्ट से भी अगर प्रूव कर लेते हैं कि वो फील्ड की फोर्स कंजर्वेटिव है तो हम साबित कर लेंगे कि वो क्या कहलाएगी? कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फील्ड की 3 एग्जांपल हमारे पास नॉर्मली मौजूद हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जिस फील्ड की फील्ड खुद कंजर्वेटिव होगी उस फील्ड की फोर्स को भी कंजर्वेटिव माना जाएगा। मीन इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव होगी, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? कंजर्वेटिव होगी। और कुछ फोर्सेस या फिर ऐसे इफेक्ट्स हैं जिन फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव नहीं मानते, मसलन फ्रिक्शनल फोर्सेस होगी, ड्रैग फोर्सेस होगी, नॉर्मल या टेंशन की फोर्सेस होंगी। इनको हम लोग जो कंजर्वेटिव फोर्स में शामिल नहीं करते चूँकि वो इन बुनियादी 2 टेस्ट को ओबे नहीं करते। इस तरीके से आज का जो आर्टिकल था उसमें हमने वर्क कैलकुलेट किया ग्रेविटेशन फील्ड में और ये बात प्रूव की 2 टेस्ट के जरिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड कहला सकती है? कंजर्वेटिव फील्ड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।